हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए, तैयार हो जाइए। अपनी पेटी बांध लीजिए स्कूटी की, या फिर अपनी एरोप्लेन की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा आज का एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या कहते हैं कि एटॉमिक मास एक नंबर है जो कि एक्सप्रेस करता है कि हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम C12। मतलब कि कोई अपना एटम है, उसके एलिमेंट्स कितने हैवी रहेंगे। एलिमेंट से क्या बनता है, अपना एटम बनता है, और वो कितना हैवी रहेगा 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम से। या फिर ये बोल सकते हो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द एटम टू द 1/12 वेट ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये है आपका एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ कि कोई मास है, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज निकालेंगे जब तो उसका एटॉमिक मास का एवरेज निकलेगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर occur इन नेचर। Majority of the element are occur in nature, a mixture of isotopes। भाई ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो अपने नेचर कैसे रखते हैं, भाई मिक्सर कंपाउंड रखते हैं, मिक्सर टाइप में रखते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, आइसोटॉप्स में। और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है। क्या रहता है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या रहता है, उनका मास नंबर रहता है। उनका मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट। तो वही बात है कि एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट मास नंबर है, तो उस मिक्सचर का जो एलिमेंट्स बना है, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स बने हैं उनका एवरेज क्या बोले, उनको एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एटम। भाई आइसोटोप्स जो हैं अलग अलग एटम के भी होते हैं, जिनका एलिमेंट्स सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ए डिफाइनाइट एटॉमिक मास। A definite atomic mass. These elements correctly determine the atomic mass each isotope separately and then combine them the ratio of their proportion occurrence. This is called average atomic mass। कुछ नहीं है, बस एक बात बताइए कि मान लीजिए क्लोरीन लिया है हमने। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 35। हमने 3 क्लोरीन ले ली, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास मान के चलते कि अपने क्या रहता है, 37। एक ले लिया हमने क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 1। अब रेशियो क्या था इनका, 3:1 था। तो 3:1 में ले रहे हैं, तो इनको सोल्व करेंगे तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 35.5। तो मतलब कि जो रेशियो है वो चेंज हुआ नहीं। तो फिक्स एटॉमिक मास ले रहे हैं एलिमेंट्स का, और करेक्ट वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप्स जो हैं वो सेपरेटली होंगे, और कंबाइन का किस में होंगे, एक फिक्स रेशियो में वो कंबाइन होंगे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब कि जो एटॉमिक मास है अगर वो ग्राम में है तो किस में होगा, वो ग्राम एटॉमिक मास में। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स। भाई जो क्वांटिटी ली है हमने किसकी, एलिमेंट्स की, अगर वो ग्राम में है तो, और न्यूमेरिकली इक्वल किसके हैं, एटॉमिक मास के। और न्यूमेरिकली इक्वल किसके रहेगा, वो एटॉमिक मास के। सिंपली एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन द ग्राम इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ इट्स ग्राम एटम। मतलब कुछ भी नहीं है कि जो भी एटम है अगर उसकी वैल्यू, उसका वेट अगर ग्राम में है तो किस में होगा, वो ग्राम एटॉमिक मास में होगा। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है, शो करेगा कि हाउ मैनी टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन द कार्बन एटम्स। कि वही क्या कह रहा है कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना हैवी रहेगा, किससे,
C12 कार्बन एटम से। आई बात समझ में? वो क्या होता है, उसका मोलिकुलर मास होता है। जैसे कि CO2 लीजिए यहाँ पे, ठीक है। CO2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। यहाँ पे कार्बन एक है तो एक से मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ऑक्सीजन के केस में है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास कितना है, 16 है। ठीक है, कितना है, 16। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 44 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसका है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसका एटॉमिक मास यूनिट निकाली है ऐसे ऐड करके। ठीक है, अब देखिए ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में बात करते हैं कि मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। भाई जो मोलिकुलर मास है, अगर वो सब्सटेंस का जो मोलिकुलर मास है वो एक्सप्रेस करता है किसमें, ग्राम्स में, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। सेम है वैसा ही CO2, अपने CO2 यहाँ से निकल जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मास के बारे में बात करें, इन आयनिक कंपाउंड देयर इज नो सेपरेट मॉलिक्यूल्स। भाई फॉर्मूला मास में क्या है कि कोई आयनिक कंपाउंड है लेकिन वो सेपरेट नहीं होते उसके मॉलिक्यूल्स। हाउएवर देयर इज ए क्रिस्टल फॉर्म वेयर कैटायन इज सराउंडेड बाय सम एनायंस। भाई एक बात बताइए कि ऐसा कह रहा है कि ये सेपरेट, इनके जो मॉलिक्यूल्स है सेपरेट नहीं होंगे और क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे, जो कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके चारों तरफ क्या रहेगा, एनायंस रहेंगे। ठीक है, चारों तरफ क्या रहेंगे, एनायंस की फॉर्म में रहेंगे। एंड एनायंस सराउंडेड बाय द सम कैटायंस, मतलब कि और जो कुछ एनायंस है वो किस फॉर्म में रहेंगे अपने, वो कैटायन से घिरे होंगे। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि देखिए एक क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर बनती है। कैसी स्ट्रक्चर, क्रिस्टल टाइप। जैसे कि हमने बना दिया ये एक क्यूब बनाया। ठीक है, अब इस पे क्या है कि एक पे क्लोरीन और हम मान लेते हैं एक पे सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम। ठीक है, बाकी पे मान लिया हमने क्या, क्लोरीन मान लिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही साइड में होगा। मतलब मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं और सबसे ऊपर वाला जो कोना है, ठीक है, राइट साइड में जो आपका कॉर्नर है वो आपके राइट साइड के रूम से अटैच है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो इसका लेफ्ट साइड होगा। तो वैसे ही कुछ इसमें होता है कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कैटाइंस, बस सेपरेट तो हो नहीं सकता, क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो कैटाइंस है वो किससे घिरे होंगे, एनाइन से, और कुछ एनाइन से किससे घिरे होंगे, वो कैटाइन से। इन सच स्ट्रक्चर द सिंपल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस रिप्रेजेंट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। भाई कुछ नहीं है कि अगर वो घिरे हुए हैं और दूसरी बात इनके जो स्ट्रक्चर है सिंपल रहे और सिंपल रेशियो में नंबर शो करे कैटाइंस और एनाइंस, तो क्या रहेगा, वो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर उसका फॉर्मूला मास बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या होता है कि ए मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which contains many elementary entities as there are atoms is exactly 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। भाई मोल कंसेप्ट होता क्या है, एक चीज़ देखिए कि, एक सेकेंड, कि ए मोल ऑफ द अमाउंट, मतलब कि इसकी मोल की अमाउंट, सब्सटेंस की अमाउंट है वो किस में है, मोल में है। मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, मतलब कि सिंगलेट फॉर्म में बहुत सारी एंटिटीज जैसी प्रेजेंस है। ठीक है, देर आर एटम्स, जो ये मिलके बनाते हैं, एटम्स मिलके बनाते हैं, वो एग्जैक्टली किसके सेम रहेगा, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन एटम आइसोटोप्स के। ठीक है, आई बात समझ में, दोबारा सुन लीजिए कि ए मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का जो मोल है उसकी अमाउंट, जो कि किसके बराबर है या फिर वो कितना बनाते हैं, फॉर्मेशन करती हैं, कैसे फॉर्मेशन करती है, एलिमेंट्री एंटिटीज़, किसकी एलिमेंट्री एंटिटीज़,
एटम्स की, जो कि 0.012 किलोग्राम्स है, किसका, कार्बन एटम्स के आइसोटोप्स का। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जो मोल कंसेप्ट है वो टर्म्स, नंबर्स की टर्म में कैसे लिखें। तो ए मोल इज द अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट विच कंटेन्स अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई इनको लिखने के लिए किस फॉर्म में ज़रूरी है कि अवोगैड्रो नंबर रहने चाहिए, उनके पार्टिकल्स का अवोगैड्रो नंबर होना चाहिए। आई बात समझ में। अब एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 6.023 × 10⁻23। मतलब हर किसी एलिमेंट का जो रहेगा मोल कंसेप्ट का टर्म्स, नंबर्स की टर्म्स में उसकी वैल्यू यही रहेगी। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए कि इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है तो ए मोल इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जो कि सब्सटेंस का मास है वो किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। इफ़ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और ग्राम मोलिकुलर मास, अगर वो सब्सटेंस जो है एटॉमिक हुआ या फिर ग्राम मोलिकुलर मास हुआ तो किसके बराबर रहेगा वो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के। आई बात समझ में, क्लियर है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। अभी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके 12 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स की टर्म्स में हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम आपका रहेगा 22.4 लीटर। आई बात समझ में, तो कितना भी ले लो तो 22.4 लीटर ही रहेगा। इन केस ऑफ गैसेज, mole is defined as the amount of gas which is volume 22.4 liter at STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो कि गैसेस का जो मोल है वो उसमें जो अमाउंट है, ठीक है, गैस की जो अमाउंट है वो किसके बराबर रहेगी, उसका जो वॉल्यूम है किसके बराबर रहेगा, 22.4 लीटर के बराबर रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या कहती है कि द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट टू दैट द एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कंपाउंड। या फिर ये बोल सकते हो कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ एलिमेंट टू द मोलिकुलर वेट ऑफ अ टोटल कंपाउंड इन द परसेंटेज रेशियो। ठीक है, आई बात समझ में, दोबारा देख लीजिए कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, जो कि एलिमेंट किससे बनता है अपने, भाई एलिमेंट एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, कंपाउंड। तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट का हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। वो कैसे निकलेगा, इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, मतलब कि उसका नंबर किस में रहेगा, वेट के अंदर रहेगा, ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वेट, और वो जो एलिमेंट है प्रेजेंट किस में रहेगा, 100 पार्ट्स बाय वेट में रहेगा। आई बात समझ में, और वो वेट किस में रहेगा, इन ए कंपाउंड, वो कंपाउंड के अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ एलिमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसकी क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज निकाल रहे हैं। आई बात समझ में। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि इट इज़ द रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, मतलब कि जो होल नंबर रेशियो रहेगा किसका, एटम्स का, वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड के अंदर क्या है, एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनका रेशियो क्या रहेगा, एक तरह से फिक्स रहेगा, होल नंबर रेशियो में रहेगा, मतलब डिविजिबिलिटी में नहीं रहेगा। आई बात समझ में। अगला है अपना मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, अब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या कहता है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स मोलिक्यूल, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ट्रू फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी मोलिक्यूल्स का। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट,
तो जो है एलिमेंट है, जो अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट है वो क्या कहते हैं कि एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि आप मान के चलिए कि अपना C6H12O6 है, तो इसमें कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। तो एक्चुअल फिक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये। अब फिक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, वो भी किसी एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बात? आई बात समझ में? आगे देखिए हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले के अंदर जो रिलेशन है वो देखिए बात करेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला कितने के बराबर है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब एक चीज़ देखिए कि एम्पेरिकल फार्मूले के हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ चेक करें कि मान लो C6H12O6 ली थी हमने, तो उसको ब्रेक डाउन करा है, ब्रेक डाउन करते हैं तो भी क्या रहेगा अपना CO2 बाहर तो निकलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है अपने C6 भी तो ब्रेक डाउन होंगे, H12 ब्रेक डाउन होंगे, O6 मतलब कि फिक्स होल नंबर रेशियो में ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, 1 लेगा तो 1 मिलेगा, 2 लेगा तो 2 मिलेगा, 3 लेगा तो कई कंपाउंड हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। वो सब किसके बराबर रहेगा? मोलिकुलर फॉर्मूले के बराबर रहेगा। आई बात समझ में? अब अगली बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक इन केमिकल इक्वेशन। अब स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है स्टाइकोमेट्रिक के बारे में कि किसी भी रिएक्शन में उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, तो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले हैं। ठीक है, 2 मोल हमने किया लिए थे, ऑक्सीजन नहीं लिए थे, मैग्नीशियम लिए थे, और ऑक्सीजन 1 मोल लिया गया यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब द टर्म्स ऑफ स्टाइकोमेट्रिक द क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए रिएक्शन। द स्टाइकोमेट्रिक एंड coefficient in a chemical equation can be interpreted as the number of moles in each substance। मतलब कि जितने हम रिएक्टेंट लेंगे हमें उतने क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे। आई बात समझ में? जितने हम रिएक्टेंट लेंगे उतने हमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो रहते हैं जो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के सामने लिखा जाए। आई बात समझ में? कहाँ लिखा जाए? फ्रंट साइड पे लिखा जाए, ना कि वो बैक साइड पे। अगर यहाँ पे 2 की जगह 1 होता, मान लीजिए इस टू की जगह क्या रहता 1 होता, और इस 2 की जगह 1 होता, तो ये कौन सी रिएक्शन होती? नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन होती। आई बात समझ में? कौन सी होती है? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। अब देखिए बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। 2 मोल लिए हैं मैग्नीशियम के, तो 2 मोल्स ले रहे हैं, तो 1 मोल्स की वैल्यू कहते हैं 6.023 टाइम्स 23। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में? वॉल्यूम हमें पता है 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल लेते हैं मैग्नीशियम का तो 2 से मल्टीप्लाई होता, 1 मोल लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होता, 2 मोल ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये सभी जो पॉइंट्स थे तो पहले लिखवाए गए थे अभी थोड़ी देर पहले पिछले टॉपिक में, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से आप है ना अपने वीडियो को रिकैप कर सकते हैं, और फिर भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स को अब देखिए ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स को भी, और इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे भी अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? 2 और more रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिवन न्यू प्रोडक्ट बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हमें क्या मिलते हैं? भाई रिएक्टेंट लेते हैं और हमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? बाय ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट किस में लिखे जाते हैं? राइट साइड में। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में है, प्रोडक्ट राइट साइड में है। अगर लेफ्ट से राइट साइड में रिएक्शन हो रही है तो कौन सी रिएक्शन है वो? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ये देखिए कि अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड में हो तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ये बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। अब यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड किस से बनता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। अब ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। आई बात समझ में? तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहे हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक है आज का, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब एक चीज़ एग्जांपल लीजिए कि हाँ भाई हमने टॉफ़ी लेके आए क्लासेस में, ठीक है, क्लास में टॉफ़ी लेके आ रहे हैं और अगर हम 5 लेके आते हैं और क्लास में 4 ही स्टूडेंट हैं तो कितनी टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी? 4 डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो लिमिटेड कितनी थी? 4। और जो बची है वो कितनी है? 1। तो वो किस में बची है? वो एक्सेस में बची है। एक्सेस में बची है ना वो? आई बात समझ में? तो एक तरह से जो लिमिटेड में थी वो लिमिटेड रिएजेंट और एक्सेस में थी वो एक्सेस रिएजेंट हो चुके हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, द रिएक्टेंट विच आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ व्हेन ए रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस दौरान अगर रिएक्टेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी, कौन से रिएजेंट हो गए? वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन लिमिट द अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब कि इसके जो कंसंट्रेशन की जो लिमिट थी, कंसंट्रेशन थी वो लिमिट में थी और अमाउंट जो है वो सभी क्या करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं। आई बात समझ में? द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द क्वांटिटीज। मतलब जो है अदर रिएक्टेंट है उसी रिएक्शन में अगर प्रेजेंट हैं तो ग्रेटर देन द नोज नीडेड टू रिएक्ट विद द क्वांटिटी ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि एक्स्ट्रा जो चीज़ बच रही है, ठीक है, बताया ना कि जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या फिर जो एक्स्ट्रा बच रही है, एक्स्ट्रा टॉफी जो बच रही है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। जो मतलब लेफ्ट हो जाती है, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? बचना। ठीक है, वो क्या हो गई? वो अनलिमिटिंग हो गई तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट हो गई। एग्जाम्पल 4Na प्लस में Cl, NaCl प्लस में क्या रहेगा? NaCl प्लस में NaCl और प्लस में क्या मिल जाएगा अपने को? Na मिल जाएगा। आई बात समझ में? मतलब कि NaCl 4 टाइम्स नहीं मिले हैं हमें, 3, क्योंकि 3 ही क्लोरीन थे और हमें 4 Na लिए हैं तो 3 तो NaCl मिल जाएंगे। ये तो हो गया आपके लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस में कौन सा मिला अपने को? एक सोडियम आयंस मिला है हमें, किसमें? एक्सेस रिएजेंट में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। और चैनल पे बने रहिए, डेली अपडेट आ रही है +1 वीडियो की भी। ठीक, और जल्दी हम वीडियो लेके आ रहे हैं 9th की भी और 10th की भी, क्योंकि चैप्टर वो फिनिश हो चुका है फर्स्ट वाले दोनों क्लासेस के, और 10th के सेकेंड चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। तो 10th का 3rd चैप्टर और क्लास 9th का 2nd चैप्टर जल्दी आने वाला है और 12th के भी नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे भी बने रहिए और अपने हेल्पफुल लोगों के दोस्तों के पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।